अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल एक खबर देखी और उसको देखकर परेशानी, पाकिस्तान में तो खैर खबरें देख के परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर खबर दूसरे से सिर्फ तारीख की वजह से मुख्तलिफ होती है। मिसालें तो बहुत सी ऐसी रोज हमारे सामने आती हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले की ये खबर है। उस्मान मिर्जा का नाम अगर किसी को भूल भी गया हो तो ये तस्वीर और वीडियो आपको याद करा दिला देगा। इसने बहुत लोगों को हिला दिया था। जिस तरीके से इस शख्स ने इस लड़की और लड़के के साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती उनके साथ, जिसने वीडियोस देखी बहुत लोग हिले थे। 6 जुलाई को ये जब सोशल मीडिया पर आई तो अगले दिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ा शोर उठा पाकिस्तान में, क्या है ये, किस तरह ये शख्स इस तरह की हरकतें कर सकता है। वो जेल चला गया, मुकदमा शुरू हो गया। कल एक बड़ा ट्विस्ट आया इस केस में जब ये खबर मशहूर हुई कि शायद जो लड़का और लड़की हैं उन्होंने पैसे ले लिए हैं और अब इसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। और वो आज जो जवाब जमा कराया गया लड़के और लड़की की जानिब से, उसमें कहा गया कि जो मुल्जमान नामजद और गिरफ्तार हैं ये वो लोग नहीं हैं जो वीडियो में देखे जा सकते हैं। अब उसकी वजह में पे हम आते हैं कि मार्केट में खबर पैसों की है। कई केसेस में लोग डर जाते हैं, कई केसेस में कहते हैं जो होना था वो तो हो गया जी, अब पैसे अगर मिल रहे हैं तो पैसे ले लें थोड़े से। लेकिन आखिर क्यों, क्या क्या वजह है कि इस तरह की चीज मंतकी अंजाम तक अमूमन इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि मुदई है, मुदई पीछे हट जाता। इस पर भी बात करेंगे। एक और खबर आपकी नजर से गुजरी होगी इस पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर। वो एक लड़का था जो बड़ा अपनी सजा के बाद विक्ट्री के निशान बनाते हुए कोर्ट से निकल रहा था। वो शाहरुख जतोई, जिसने एक नौजवान शाहजेब को कत्ल किया था। एक बड़ा मशहूर केस बना था ये शाहजेब कत्ल केस, और ये बना इसलिए था कि उसकी बहन को छेड़ा, हाथापाई हुई और इस लड़के ने कत्ल कर दिया, जो वाहिद इकलौता बेटा था अपने वालिद का। डीएसपी रिटायर्ड थे। बहुत से लोगों का ख्याल था इसमें अब पॉलिटिसाइज हो गया केस, मीडिया पर बहुत ज्यादा ये केस आया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पहले 2013 में, जून 2013 में सजा मौत की सजा सुनाई दो अफराद को। ये सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, दोबारा दहशतगर्दी की दफात हटाकर दोबारा मुकदमा सुनने का कहा गया। फिर मकतूल के वरसा ने उसको 2017 में माफ कर दिया और अदालत ने इनको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका दोबारा नोटिस लिया, सजा कम करके 5 साल उम्र कैद को तब्दील कर दिया गया। 5 साल के बाद 3.5 साल गुड बिहेवियर पर इस लड़के को रिहा कर दिया गया था। माफी चाहता हूं, ये अस्पताल 2 साल से ये हॉस्पिटल में थे, उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था इनकी सजा को। सो बजाय इसके कि ये जेल में रहते, ये तो हमने पिछले बड़े अरसे में देखा। आपको बहुत सारे दोस्त हमारे जो बैठे हैं आज के प्रोग्राम में आपको बड़ी मिसालें देंगे कि वो सियासतदान जब जेल में जाते हैं किसी वजह से, गिरफ्तार होते तो अस्पताल चले जाते, जब बाहर आते तो फिर हमें नहीं सुनाई देता कि कभी अस्पताल गए, ना कभी व्हील चेयर नजर आती है, ना कभी लाठियां नजर आती हैं, ना कमर के दर्द होते हैं, ना कोई और दूसरा दर्द होता। लेकिन जब जेल जाते हैं तो उसके बाद जेल से सीधे अस्पताल जाते हैं और कहते हैं बहुत बीमार हैं, हम बाहर नहीं रह सकते। ये एक तरीकाकार बन गया है पाकिस्तान में। अगर आप ताकतवर हैं, आप जोरदार हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, फिर आप जेल में नहीं रहेंगे। फिर आप किसी अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल में चले जाएंगे, आपके दोस्त यार आपके पास बैठे रहेंगे, वहां शहद की बोतलें भी कई दफा निकल आती हैं, वो भी आपको याद होगा वाकया। ताकतवर लोग कैसे बचते हैं सिस्टम से, पैसे वाले लोग, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। मजीद औरकज़ई साहब, आपको ये वाकया भी याद होगा, महमूद खान अचकज़ई साहब के भाई थे। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक पुलिस एहलकार को कुचल दिया। अदालत ने यह कहकर के अदम सबूत की बुनियाद पर, जबकि गाड़ी नजर आ रही है, वाकया नजर आ रहा है, अदम सबूत की बुनियाद पर इनको भी रिहा कर दिया गया। खदीजा सिद्दीकी केस आपको याद होगा, लड़के ने मुतअद्दिद बार खदीजा को खंजर के वार किए क्योंकि उस वालिद वकील थे। जगह जगह से ऐसे रिलीफ मिला जैसे मिलने का हक होता है किसी वकील के बच्चे को। क्या वजह कि ताकि लोग इस सिस्टम से बच जाते हैं। उस्मान मिर्जा क्या बच जाएंगे, ये भी सवाल है। अब ताकतवर लोगों का एक और बड़ा अच्छा सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है और उसमें कहा गया कि ताय्यात नाइली है ना जी, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप, इसको रिव्यू करें। अगर आप पिछले कुछ दिनों में ये जो वकला की तंजीमें, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, ये इनका काम असूलन
वकला के लिए और इस मुल्क में आइन और कानून के लिए लड़ना है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इनके बयानात किस किस्म के होते हैं। ये जब बयान देते हैं पिछले 2-3 साल में, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात का सेक्रेटरी जनरल इस तरह के अच्छे बयान नहीं दे सकता, जिस तरह के अच्छे बयान नहीं देते हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रऊफ क्लासा साहब मौजूद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब हैं, बहुत शुक्रिया। इकरार हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, इस तरह के इशूज को बहुत कवर करते हैं। इकरार आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब, आपका मैंने ट्वीट भी कल देखा था इस इशू पे, आपने कहा बच जाएगा। मतलब ये क्या होता है इस मुल्क में, जमहूरियत के नारे मारने वाले और इतने अच्छे अच्छे नारे मारते हैं, दिल करता है बंदा गले से लगा ले जब ये लीडर जमहूरियत के नारे मारते, पर ये सारा कुछ उनको दिखाई नहीं देगा। बल्कि बहुत शुक्रिया काशिफ, बल्कि मेरा ख्याल है वो उस पर तो मैंने नहीं लिखा था, वो एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग स्टोरी कह लें कि मुझे कहीं से सोर्स से पता चला था कि ये जो है लड़का लड़की जो है बयान तब्दील हो गया, तो मैंने उसी पर ट्वीट किया था कि इस पे स्टोरी पे खास रिएक्शन आया। मैंने आपका इसकी मेरा फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ वाज योर ट्वीट, उसी पे थी, तो उसी पे बड़ा रिएक्शन आया डेफिनेटली। मुझे ना एक बुक है, किसी वक्त मेरा ख्याल आपको पढ़नी चाहिए, अगर पाकिस्तान का सिस्टम जो आपने एक बड़ा एक आपने एक आगे चीता चीता चंद वाकयात सुना, अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो ये तो लिस्टें किताबें भर जाएं इसके ऊपर। मैं वही कर इंट्रो आपने बड़ा जो आगे जबरदस्त दिया है, इसी से हवाले से एकेडमिक इसको देखने के लिए किसी वक्त वो किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसका नाम है स्ट्रेंजर्स इन इंडिया। ये यहाँ पे ये एक उस पेंड्रल मून थे, उन्होंने लिखी थी, कमिश्नर रहे हैं यहाँ पे, अंग्रेज गोरे, उन्होंने लिखी थी 1934 की बुक है ये, स्ट्रेंजर्स इन इंडिया। वो सिविल सर्विस के थे, इंडियन सर्विस के थे। उन्होंने जो हिंदुस्तान, उस वक्त के हिंदुस्तान और आज के पाकिस्तान के बारे में जो कहा था ना, लिखा था उन्होंने, इट्स ए ब्यूटीफुल एक उसकी नरेशन है हमारी साइकी के बारे में, हमारे डीएनए के बारे में। ये अंग्रेज़ों की जो राय थी कि हमने जो यहाँ 100 साल के करीब रूल कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरह के हैं, लॉ कानून जिसकी बातें आप कर रहे हैं, तो उनका वहाँ पे ना एक उनके साथ जज होता है या एक और सिविल सर्वेंट है जो उनके साथ करता है, पीवी एक उनके साथ पेंड्रल मून के साथ, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये कहते हैं अपने साहब से लड़ रहा होता है कि ये जो यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ हम लेकर आए हैं गोरे वहाँ से, इससे उससे यूरोप से हमने उठाया है और लेके सब कॉन्टिनेंट पे हमने आके लागू कर दिया है। उस गोरे का ये कहना था कि ये लोग जो है इस खित्ते के इतने एडवांस नहीं हुए या इतने सिविलाइज्ड नहीं हुए कि इस तरह के लॉज इन पर अप्लाई किए जाएं। अभी तक सिविलाइज्ड नहीं हुए ये उनके, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। आज भी वही हरकतें जो मैं बताने वाला हूँ। उसका ये कहना था कि हिंदुस्तान के लोग बाशमूल ये झूठे हैं, यहाँ की पुलिस झूठी है, यहाँ के गवाह झूठे हैं, यहाँ के मुलजिम झूठे हैं, यहाँ की उसने का पूरा सिस्टम जो है ये चलता ही झूठ की बुनियाद पे है। यहाँ पे पैसे दे के ब्राइब किया, सियासतदान भी झूठे हैं, सारी चीजें हैं सर उसमें जो उन्होंने आके संवाद किया। उनका ये कहना था ये जो कवानीन है जिन पे हम आज बात कर रहे हैं, तो ये वहां पे उन सोसाइटीज के लिए जहां पे झूठ बोलना जो है बहुत बड़ा एक वो गुनाह समझा जाता है। उसने कहा यहाँ पे आपने लगा दिया कि 302 का केस है, किसी को कत्ल किया तो बंदे लेके आई विटनेसेस लेकर आए। उसने कहा यूरोप में तो कोई गवाही देने नहीं आएगा कत्ल की, अनलेस उसने देखा नहीं, वहां तो मुमकिन ही नहीं है। उसने कहा यहाँ तो मेरी अदालत में रोजाना 10 लोग झूठे आते हैं और आके फांसी लगवा के जाते हैं। सो सर अगेन कमिंग इसकी वजह पता क्या है क्योंकि हमने झूठी गवाही के खिलाफ भी कभी एक्शन नहीं लिया ना रऊफ साहब। मसला ये है कि ये इशू है, अगर आपने इस सिस्टम को ठीक करना ना तो जहां जहां लकूने वो सारे ठीक करते जाएंगे ना, कि मैं डरूं झूठी गवाही देते हुए, जब मुझे ज्यादा क्या होगा, ये दोनों मुकर जाएंगे। असूली तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, होना चाहिए, इनके खिलाफ झूठ बोलने का मुकदमा। देखें बर्तानिया में, बाहर के मुल्कों में क्या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के खिलाफ मुकदमा नहीं होता क्या? ये बड़ा सीरियस, ये बिल क्लिंटन का जो ट्रायल हुआ था झूठ बोलने में हुआ था, इंपीचमेंट हुई थी प्रेसिडेंट, उसका मोनिका के साथ अफेयर पे इतना उनको नहीं था। ठीक है भी आपने जो करना था कर लिया, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला है कि जनाब उसमें दरमियान परजरी क्यों की है? उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को आके उसमें लाच, आपको याद होगा कांग्रेस में पूरा दैट्स कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो कि बहुत सीरियस क्राइम समझा जाता है अमेरिका और बाहर के मुल्कों। और हमारे यहाँ ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं। आपको याद है आसमा जहांगीर साहबा का क्लिप अगर आपके प्रोड्यूसर साहब ढूंढ दें, उन्होंने कहा था जिन दिनों नवाज शरीफ साहब पे केस नहीं चल रहा था पनामा पे, अभी आपने जिक्र किया उस पे, तो जो उन्होंने आपको याद सुप्रीम कोर्ट में कुछ और जवाब जमा करवाया था, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ और जवाब दिया था, टीवी पे कुछ और कहा था। उस पर जब पॉइंट आउट किया गया टीवी शो में, अब मुझे याद नहीं आ रहा किनका था, उस पर आसमा जहांगीर साहबा ने कहा था कि झूठ बोलना कौन सी बुरी बात है, सारे बोलते हैं। उसने वकील बोलते हैं, हम बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, आपके लीडर बोलते हैं, झूठ बोलना कौन सा बड़ा गुनाह है? सो ये हमारे मुल्क में झूठ बोलना जो है ये कोई गुनाह नहीं समझा जाता। एक हम इसको आतन भी बोल देते हैं। आपको उनका याद मैं नाम नहीं लेता चले, जुल्फकार मिर्जा साहब ने आपके शो में शायद कहा था, मेरा ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर साहब के बारे में कहा था, उन्होंने हैप्चुअल झूठ हैं, वो अगर सेब खा रहे होंगे तो आप पूछें तो कहेंगे मैं केला खा रहा हूँ। सो पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें बड़ा अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान की अरशद साहब, लेकिन इसमें ताकतवर लोग ही इसका फायदा उठाते हैं।
गरीब आदमी को फायदा नहीं होता। अभी आप जाएंगे तो मुर्गी चोर की जमानत मुस्तरद हो चुकी होगी, धनिया चोर अंदर होगा, जिसके पास 5,000 रुपए नहीं होंगे जमानत कराने के वो अंदर होगा। अमीर आदमी को इस तरह के बहुत से नॉट इनफ एविडेंस, अदम सबूत। ये खदीजा केस में ये भी कहा गया था कि 5 दिन आप खामोश क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं लिया आपने। इस बुनियाद पर भी रिलीफ दे देते हैं अमीर ताकतवर लोगों को। ये कब तक चलेगा? क्या ये बाहर आ जाएगा अब ये उस्मान मिर्जा कि आपने ये मिसालें दी, धनिया चोर, मुर्गी चोर। अभी मेरे ख्याल हफ्ता 2 हफ्ते पहले कबूतर चोर की जमानत भी मुस्तरद हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। ये भी हमारे सामने ये भी कबूतर होना ना। क्लासर साहब ने जिक्र किया कॉलोनियल स्टडीज़ का। अब कॉलोनियल हिस्ट्री से जो उन्होंने मिसालें बताई, हमारा जो अपना माशरा है इसकी जब आप कल्चरल स्टडीज़ देखते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के मुहावरे, मसलन एक शायर ने कहीं कहा था कि जिस अख ने नज़र सी रखनी उसी अख विच सूर दा वाल। अब आप कहेंगे जी आंख में सूअर का बाल, ये तो बड़ी आपने गलत बात कर दी। हमारे मुहावरे हैं, इसको बेगैरती कहते हैं। जब निज़ाम में जिन लोगों ने नज़र रखनी होती है, निज़ाम को लेके चलना होता है, अगर आप टॉप से आप ये मिसालें कायम करेंगे कि जनाब NRO हो जाता है, करप्शन माफ़ हो जाती है, मर्डर माफ़ हो जाता है, और उसके एवज पता नहीं जनरल मुशर्रफ साहब वैसे तो कहते हैं बड़ा ऑनेस्ट उनका कैरियर था, लेकिन बाद में सऊदी उन्होंने खुद कन्फेशन की कि हाँ जी मुझे शाह अब्दुल्ला ने इतने पैसे दिए थे जिसमें मैंने लंदन का अपार्टमेंट भी लिया, दुबई का अपार्टमेंट भी लिया, और तोशा खाना के रूल्स जो है ना वो क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे इसीलिए दिया गया। लेकिन वो जो NRO उन्होंने किया, वहाँ से आपने एक मिसाल कायम कर दी कि जनाब जो बड़े लोग हैं सारे, उनको माफ़ी का ये रास्ता है। इस तरह से तमाम केसेस जो सन 2000 में बने थे ख़त्म कर दिए। आपने आम लोगों के लिए एक मिसाल कायम की कि ये सिस्टम मैनिपुलेट हो सकता है, यहाँ पे आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपने कानूनी तौर पे चीज़ें डाल दी, प्ली बार्गेन की। आप अब कह रहे हैं और यही आएगा कि जी उन्होंने पैसे लेके शायद गवाही बदल दी होगी। फिलहाल की खबर यही है। तो प्ली बार्गेन करके आप पैसे जमा करवा के बाकी आप दोबारा आराम से आज़ाद घूम रहे होते हैं। तो आपने लीगली ये प्रोविजन कायम किया। आपने फिर जिक्र किया जी झूठ बोलने का मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए। आपको इन्हीं का नजर आता है काशिफ अब्बासी साहब के इन गरीब लोगों पे बेचारे जिन्होंने शायद करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया मैक्सिमम ले लिया होगा, जो कैलिबरी फॉन्ट का झूठ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा सेंटेंस टू 10 years फॉर दैट लाइन। फौजरी किधर है मुकदमा फौजरी का? भाई कवर हो गया ना उसके अंदर, और क्या कैसे कवर उसको होगा? और किस बात की सजा दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी कि पर्जरी का की सजा है पैनमा में अपने वालिद के साथ मिलकर इस चीज को छुपाने की। फौजरी पर्जरी का मुकदमा मुझे दिखा दें। इत्तेजाज साहब का ख्याल था, मैंने जितने वकील से बात की उन्होंने कहा ये कवर हो गया सारा इसी के अंदर। वंस यू से उनका ख्याल था ना मुकदमा अलग दायर हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी, नहीं हुआ। और इस तरह की बेतहाशा आपको मिसालें मिलती हैं, कहानियां बनी होंगी अगर आप जाएंगे किसने कहां झूठ बोला। जैसे वो एक और मुहावरा है ना, कुत्ती रल गई चोरा नाल। यहाँ पे ये सारा वो काम है, कुत्ती रल गई चोरा नाल। जब जो आपका मुहाफिज है जिसने कानून का दिफा करना है, इम्प्लीमेंट करना है उस सारे निज़ाम में, वो आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जब वही आपके इनके मुजरिमान के साथ मिल जाएगी तो फिर आपके माशरे में लोअर लेवल पे यही सारी आपको उसकी अक्कासी नजर आएगी। हम नेशनल लेवल पे वो मिसालें कायम करते हैं कि जनाब जिस पे बाहर के किसी मुल्क में आप मुझे बता दें किसी पे चोरी का इल्जाम आ जाए, पब्लिक फंड्स की एम्बेजलमेंट का आ जाए, वो इज्जत से निकल सकते हैं। यहाँ हमारे एक और सिलसिला है कि जी उसके बड़े खुफिया मुलाकातें भी हमने उनके साथ करनी है, हमने उन्हें प्रोजेक्ट भी करना है कि जनाब ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं सारे। ये सवाल किसी ने नहीं पूछना कि जनाब ये जो मिसिंग बिलियंस है आपके अकाउंट में, इसका मनी ट्रेल किधर है। उसके लिए जो शरीफ डॉक्ट्राइन है वो जब आप मैं आता हूं शरीफ डॉक्टर, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उसको मिसाल बनाएंगे ना काशिफ अब्बासी साहब, फिर हर जगह पे आपको ये शाहरुख जतोई वाले मुकदमे भी नजर आएंगे, उस्मान मिर्जा वाले भी नजर आएंगे, क्योंकि निजाम तो ऊपर से आप मिसालें क्रिएट कर रहे हैं टॉप से। अगर आपने टॉप पे किसी एक को मिसाल बनाया होता, किसी एक ताकतवर को, तो आज आप ये वाला प्रोग्राम ना कर रहे होते, ये हम बात ना कर रहे होते। क्योंकि हम टॉप पे लोगों को छोड़ देते हैं, टॉप के ऊपर आपकी बेगैरती है, टॉप के ऊपर कानून का मजाक उड़ाया जाता है, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, वहां डीलें होती हैं, वहां डीलें करके अपने मुफादात का दिफा करते हैं कि ना पोस्ट रिटायरमेंट मुझे ये मिल जाएगा, मेरे बच्चे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मुझे फार्म हाउस मिल जाएगा, मुझे रोलेक्स घड़ी मिल जाएगी। वहां पे जब आप डर्टी डील्स करते हैं तो पूरे माशरे में ये आपको उसके असरात नजर आते हैं। इकरार, आपको हैरानी हुई सुन के शाहरुख जतोई 2 साल से अस्पताल में रह रहे थे? नहीं, इस तरह की अब किसी खबर पे काशिफ भाई हैरानी नहीं होती। जिस तरह अरशद भाई ने कहा कि टॉप की कुछ मिसालें उन्होंने पेश की, मैं अगर वक्त कुछ आप अता करें तो एक मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। हमने प्रोग्राम किया था
जिसमें हमने टीवी के एक मैकेनिक को दिखाया, और मैं बारहा इसका जिक्र भी कर चुका हूं। मैं भी जिक्र कर चुका हूं, मैं आपका नाम लेकर ये मिसाल दे चुका हूं टीवी प्रोग्राम्स में। सुनाए जरा लोगों को हुआ क्या था उसमें प्रोग्राम। जी, तो हमने तार सिर्फ डिस्कनेक्ट किया, टीवी बिल्कुल ठीक ठाक था, हमने सिर्फ तार पीछे से काटा उसका, और उसको हम ले गए टीवी के मैकेनिक के पास। उसने कहा जी हो इसका तो आईसी उड़ गया, आपको 13,000 रुपए देने पड़ेंगे इसके। फिर हमने फ्रिज का भी एक तार काटा, चलता हुआ फ्रिज था, बिल्कुल ठीक ठाक, बर्फ जमा रहा था, उसको ले गए फ्रिज मैकेनिक के पास। तो फ्रिज मैकेनिक ने भी यही किया, उसने कहा जनाब इसका तो कंप्रेसर उड़ गया है, 18,000 रुपए कंप्रेसर के लगेंगे, 4,000 रुपए गैस के, तो 22,000 रुपए का नुस्खा उसने भी बता दिया। पंक्चर वाले ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, हमने बिल्कुल एक नया मोटरसाइकिल का टायर ट्यूब खरीदा, बिल्कुल ब्रांड न्यू महंगा वाला, और उसको लेके हम पंक्चर वाले टायर में डाला और घसीटते हुए, उसको हवा नहीं भरी उसमें, हम ले गए पंक्चर वाले के पास। तो हमारे जो नुमाइंदा था, खुफिया कैमरा था जिसके पास, उसने कहा मैं पानी पी के आ रहा हूँ भाई, जरा देखना इसमें क्या मसला हुआ है, जरा टायर को चेक करना। तो जब तक वो पानी पी के आया, तो क्योंकि वो सर पे खड़ा नहीं था, तो पंक्चर वाले ने कहा भाईजान 2 पंक्चर थे मैंने लगा दिए नई ट्यूब में, जो पिछली दुकान से खरीदी थी हमने, पिछली नुक्कड़ के अंदर। तो मैं सारों के पास गया, फिर अपना माइक लेके मैंने पूछा सबसे कि यार को शर्म नहीं आती आप लोगों को, ये देखो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, चलता हुआ टीवी था, इसका हमने तार डिस्कनेक्ट किया। फ्रिज वाले के पास भी गया, पंक्चर वाले के पास भी गया। पंक्चर वाले ने कहा भाईजान देखे बात यह है कि बंदा सर पे नहीं था, मैं चाहता तो मैं 4 पंक्चर भी निकाल सकता था, शुक्र करें मैंने सिर्फ 2 ही निकाले हैं। तो अब गुजारिश ये है कि जहां पंक्चर वाला कह रहे हैं कि साडी कौम दा रोला है, कोई वो बिल्कुल जिस तरह डीएनए की बात की रऊफ क्लासरा साहब ने, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। आप देखें हुक्मरानों से लेके, आप मुझे ईमानदारी और दयानतदारी से बताइए, मौजूदा हुक्मरानों, साबका हुक्मरानों, कौन सी बात है जिसका अहद ईफा किया गया हो, जो बात कही गई एज इट इज उसको पूरा करके दिखाया हो। आपके सियासतदान एक पार्टी में होते हैं, एक लीडर को डिफेंड कर रहे होते हैं, एक वक्त में अगले दिन आप देख रहे होते हैं वो दूसरी पार्टी के साथ बैठे हुए, जैसे कल तक वो गालियां दे रहे थे उसके वो कसीदे पढ़ रहे होते हैं, और जिसके वो कसीदे पढ़ रहे होते हैं उसे वो कल तक गालियां दे रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या तरबियत कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी मौजूदा नस्ल की भी, अपनी आइंदा नस्ल की भी, जहां ये तालीम दी जा रही है कि झूठ के सिवा कोई चारा नहीं है, जहां आपको बदकिस्मती से सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हमारे जो मजहबी नुक्ता नजर है उसमें भी आपको एक तरह से ये तरवीज की जाती है कि बस कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, इतनी बार ये पढ़ लेंगे ना तो ये सारे गुनाह धुल जाएंगे आपके, अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो बस आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल तो हमें तो बताया जाता है कि मजहब में भी जुगाड़े हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल के आपने जन्नत में पहुंच जाना है, और दुनिया में भी आपको पता है यार या तो थाने के लेवल पर मामला खत्म हो जाएगा, यहां हमें यकीन तो आप ये नहीं कह है रहे हैं, इकरार एक सेकंड मैं सारों से पूछना चाह रहा हूं, इकरार आप ही शुरू कर लें कि आप ये कह रहे हैं कि ये पुलिस, ये निजाम, ये अदालतें, ये सब ये गरीबों के ऊपर इनका जोर चलता है, अमीरों पे और ताकतवरों पे इनका जोर नहीं चलता। ये फिर हम इफेक्टिवली तो यही कह रहे हैं ना, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देके छूट जाएगा, जो बहुत तगड़ा वो अस्पताल में रहेगा, वो उसकी सजाएं कम होती पता नहीं कहां तक पहुंच जाती हैं, इस सारों की सजाएं खत्म हो जाएंगी, सजा सारे अच्छे 5 स्टार अस्पतालों में अपना टाइम गुजारेंगे, घर चले जाएंगे। अभी मैं सियासतदानों की आपको मिसालें दी, कौन सा सियासतदान है जिसने अपनी जेल काटी, सारे तो अस्पताल पहुंच जाते हैं बीमारों के। हर सियासतदान को देखें और चेक करेंगे कौन उसके बाद अस्पताल गया, जब से ये बाहर आए हैं, जब से जमानतों पे हैं, कोई अस्पताल नहीं गया, क्या रूटीन चेकअप हो गया शायद। ब्रेक के बाद मैं इसका जवाब लेता हूं सारों से कि इसका मतलब फिर जो लोग आम बंदे को यह समझ लेना चाहिए कि तुहाडे को गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरा जानबूझ के बात तो ठीक है, आई लाइक दैट कमेंट, तुम कुछ ना करना, बाकी मैं जो मर्जी कर लूं, मैं बच जाऊंगा, मेरी फिक्र ना करो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सो ये जो तमाम आपको नजर आता है रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन कैसे है, ताकतवर या पैसे की बुनियाद पर या अपने असर और रसूख की बुनियाद पर, उसने तो बचना ही है। पैगाम दे रहा है गरीब आदमी को तू बच के, यू वॉच आउट, तू नहीं बच सकता। और इसीलिए ये अदालतें, ये निज़ाम, ये पुलिस, ये सारे के सारे ये गरीब आदमी के खिलाफ बने, और अमीर को उसकी हिमायत करने के, उसको आगे चलाने के लिए कि ये निज़ाम गरीब अब ताकतवर आदमी को नहीं पकड़ सकता। और ताकतवर कोई भी है, आपका वालिद खदीजा केस में देखा, बाप वकील है, आप फिर भी ताकतवर है, क्योंकि आपके पीछे वो वकीलों की एक ताकत है जिसकी वजह से आपको बहुत सारा लेवरेज मिलेगा। सो इकरार यही फिर आखिर में गरीब आदमी को थोड़ा सा हौसला देना कि पुत्र तेरी सख्ती है, बर्दाश्त कर। इकरार को आवाज में मैंने कहा ये आखिर में हम गरीब को हौसला ही दे सकते हैं, जो कमजोर आदमी है, ताकतवर नहीं है, गया तू थोड़ा हौसला करी पुत्र, तेरे नाल ज्यादती होनी पर थोड़ा जा हौसला कर।
मेरा ख्याल है वो बेचारे गरीब ने भी अपनी किस्मत का लिखा समझ के इसको जो है वो कबूल कर लिया है। एंड अगेन वो आप अगेन मिसालें देखना शुरू करें ना, वो अब मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं, अपनी बिरादरी से आगाज करते हैं। हमारे कैमरामैन से लेके एक रिपोर्टर तक, एंकर्स तक, क्यों गाड़ी पे हमने अपने चैनल का, अपने अखबार का नाम लिखा होता है? शुरू में हमें बड़ा होता था ये प्रेस लिखा हुआ है टीवी उसके ऊपर, मीडिया लिखा हुआ है मोटरसाइकिल पे, गाड़ी के ऊपर। वो इसीलिए है ना कि तेन पता नहीं मैं कौन हाँ। तो जितना भी जिसको इख्तियार मिलता जाता है, वो एक जमाना था कराची में जरा हालात खराब थे, हम सरेआम प्रोग्राम कर रहे थे और जाहिर उसमें बड़ा मुख्तलिफ माफिया सरगर्म थे, तो हमने कहा सिक्योरिटी का इंतजाम कर ले। तो जो कोई गार्ड होता था वो अपने जैसे बंदूक उसके हाथ में आती है, आप यकीन करें मिन्नतें करनी पड़ती थी, पैर पड़ने पड़ते थे उसके, यार के खुदा के वास्ते ये मोटरसाइकिल वालों को, ये रिक्शे वालों को गाली ना दिया करो। वो गालियां देना शुरू कर देता था और पीछे हो जाओ और उसके पाँव पड़ते थे, भाई लोग मुझे देख के कहेंगे कि यार देखो इनका गार्ड कितनी बदतमीजी कर रहा है। तो जैसे ही कोई इख्तियार आपके हाथ में आता है, जैसे ही कोई ताकत की चीज आपके हाथ में आती है, तो पता नहीं है हमारे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। बस हमें वो दिखा, आप सोचिए जिस मुल्क के अंदर कानून पे अमल करना गाली के बराबर हो, यानी अगर एक वकील साहब है और बड़े तगड़े वकील है और ओहदेदार भी है किसी के, तो वो सवाल ही पता नहीं होता कि वो सीट बेल्ट लगा के जाएंगे। वो उनके लिए उनकी तौहीन होगी कि वो कानून पे अमल करें या वो इशारे पे रुक जाएं। वो जो उनके साथ बैठे होंगे लोग, उनको दिखाना वाजिब है उनके ऊपर कि भाई मैं तो देखो, मैं तो किसी की ऐसी तैसी कोई वार्डन रोक के दिखावे मैंने, या मेरे साथ हुआ है कि गाड़ी जा रही है, ताकतवर आदमी को एड्डा ताकतवर नहीं कि जिसको देख करके वो बहुत ही ताकतवर आदमी जिसके पास गार्ड्स हैं, वो एंड करके बंदूकें दिखा के आप गाड़ियां साइड पे कर रहे होते हैं कि साहब आ गया, क्योंकि उसके लिए वो साहब है जो जिसकी प्रोटेक्शन के लिए बैठा है। अभी उस्मान मिर्जा केस है, ये दूसरे जितने केसेस हमने आपको सारी तफसील बताई है। रेमन डेविस को भूल रहे हैं। अरे देखो जी, जिधर सियासत ही आके पहले क्या कहते थे, जनाब ये डिप्लोमेट नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आप जाके उन्होंने दियत करके जब तक निकला नहीं, किसी ने पता नहीं लगने देता कि निकल गया है। सो ये रियासत काम ही ऐसे करती, ताकतवर लोग है ना, ताकतवर विल गेट अवे विद इट। आपने लियोन पेनेटा का वो चैप्टर पढ़े, अरशद ने पढ़ा हुआ है कि रेमन डेविस को किसने और कैसे वापस किया था? मैं बिल्कुल पढ़ा सर। उसमें है ना जनरल शुजा पाशा साहब, कौन सीटों में बैठा था, किस तरह मैसेजिंग के ऊपर क्या क्या पैगाम भेजे जा रहे थे उसमें। सर वो उसमें जो मजे की चीज थी, हम सियासतदानों को रगड़ते रहते हैं, अपनी जगह पे सारा रहते हैं। उसने लियोन पेनेटा ने जो लिखा है ना उसमें, वो क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता इस तरीके का, अगर हमने तो एक दो कॉलम भी लिखे थे उस पर कि उन्होंने बुलाया था लियोन पेनेटा, उस वक्त सीआईए के चीफ थे, बात उन्होंने कर दी ना, इकरार ने जरा पूरी कर लेते हैं। उन्होंने बुलाया था हमारे जो उस वक्त आपको याद हो DGIS थे जनरल शुजा पाशा साहब थे, इनको वहाँ पे बुलाया गया था जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ अमेरिका में, और इनको पॉइंट ब्लैक कहा गया था, जो लियोन पेनेटा ने अपनी बुक में लिखा, वर्दी फाइट, ये है ना फाइट्स उसका है, उसका नाम है किताब का। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने उनको 1 पॉइंट कहा, एक लाइन में भुगता दिया उन्होंने कहा जनरल साहब वापस जाएं और उस रेमन डेविस को आके डिलीवर करें, और अगर उसे कुछ हुआ तो जनरल साहब मैं आपको उसका जिम्मेदार समझूंगा। और जनरल साहब वापस है, 20-32-29 करोड़ पे जहां से था अरेंज किया। वहां पे एक और बुक है द वे ऑफ द नाइफ, वर्षा ने मुझे वो आके गिफ्ट की थी। उसमें देखिए उसने डिटेल से लिखा है कि अगला चैप्टर वहां से आप पढ़े, पहला उसको लियोन पेनेटा पढ़े, अगला चैप्टर द वे ऑफ द नाइफ पढ़े, ये उनके जर्नलिस्ट ने लिखी। उसने कहा यही जनरल पाशा साहब इतने डर गए थे उनसे ये लियोन पेनेटा साहब से कि वो खुद गए वहां पे, ये अब लाहौर की अदालत में बैठे, वहां से बैठ के वो उनको मैसेजिंग कर रहे थे। मंटर थे मेरा ख्याल उस वक्त यहाँ पे एम्बेसडर थे यूएस के, उन्होंने पूरी डिटेल बताएगा सर द मिशन इज ए कंप्लीट। सो जनाब यहाँ पे ताकतवर जो होता है ना, सिर्फ यहाँ पे हम अगर ताकतवर हैं, दुनिया की और बड़ी बलाएं बैठी हुई हैं जो हम पे ताकतवर हैं। की किताब पढ़े, उसने कहा कि हमने जो 7 शर्तें पाकिस्तान के सामने लिखी, उसमें 2-3 तो ऐसी जो हम खुद अमेरिका में नहीं उसको इंप्लीमेंट कर सकते, पाकिस्तान ने वो भी। और उस जनरल महमूद साहब जो यहाँ संभाले नहीं जाते थे, जिन्होंने जाके वो सारा कू अरेंज किया था, वहां पे उन्होंने उनके सामने कॉलिन पॉल के सामने बैठ के जो फोन कॉल वगैरह की चीज, ये वहीं पे थे उन दिनों में जब यहाँ पे आपका 9/11 हुआ था। सो दुनिया भर में कोई ना कोई किसी ना किसी का ताकतवर बंदा वहां पे मौजूद होता है। एक बात मैं कहता हूँ, अभी उन्होंने इकरार नहीं की है, ये सिर्फ अभी आपने उनको पकड़ा है, वो क्या टीवी वाले को, टायर वाले को, फलां वाले को, तो चलो ये तो छोटे लेवल के बेचारे हैं कि 10, 20, 2000, 500 रुपए करने वाले ना। आज भी चले जाए कौमी असम्बली में सर, पूरी असेंबली पार्लियामेंट के लिए बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना पड़ेगा। MNAs की हाजिरी के लिए आज भी रजिस्टर पड़ा है। रीजन आप अपने उसको भेज दें किसी बंदे को, इमरान खान साहब को कहें ये करके दिखाएं, या पिछले कर सके। 5000 रुपए की खातिर, ये तो 13000 रुपए की बता रहे हैं ना, टीवी वाले ने रेट लगाया सर। 5000 रुपए पर आपको अलाउंस मिलता है अगर आप सेशन अटेंड करते हैं, इन एडिशन टू द पक्ष तनख्वाह। सर यहाँ पे ये स्कैंडल मैंने फाइल किया, आज भी है,
वो MNAs वहां रजिस्टर नहीं रखने देते, एक दूसरे की जैली हाजिरियां लगाते हैं वहां पे कि 5,000 रुपए मिलेगा। आप रो रहे हैं टीवी वाले को, टायर वाले को या उसको। ये कल ही एक स्टोरी ब्रेक के, हमारे इमरान मकराना बड़ा अच्छा रिपोर्टर है, हमारे प्रोग्राम हमारे साथ करते हैं मध्य मुकाबल में, ये कल स्टोरी लेके यहाँ पे एनर्जी कमेटी का इजलास था आपके सेनेट की, इसका कौमी असम्बली में। सर वहां पे आपकी एनर्जी वजारत के जो यहाँ पे आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 30 करोड़ रुपए के अलाउंसेस खा गए हैं, 30 करोड़ के सर। सो इलीट का एक अपना तरीका कार है लूट मार करना। इनसे MNA से पूछें, जरा इमरान खान साहब से पूछें, पिछलों से पूछें, नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी से, कि ये क्या वजह है कि पूरी पार्लियामेंट में अंगूठा लगाना पड़ता है आपको कि अपनी हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक है, MNAs के लिए नहीं है। रीजन जो मुल्क के MNA, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ईमानदार भी हैं कुछ, सारे तो नहीं होते। मुझे ये समझ, जिस मुल्क की पार्लियामेंट जिन्होंने अखलाकियात के दर्स देने हैं, कवानीन बनाने, आपको मुझे ठीक करना है, वो अगर 5-5 हजार रुपए के लिए जेली हाजिरा ला रहे हैं, तो जिन्होंने 13,000 रुपए मांग लिया हमारे, उनसे इकरार भाई से मांग लिए, टायर वाले ने 2 पंक्चर, उनके क्या कसूर है यार? लेकिन ये assumption भी इसमें होगी ना, कुछ लोग सारे तो नहीं करते। ओह बहुत बड़ी तादाद में। एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे हाउस में कोरम ही नहीं था, वहां 83-82 लोग थे, मतलब पूरे ही नहीं थे, हाजिरी 150 की लगी हुई थी। देखो कई दफा लोग आते जाते भी रहते हैं। वो सर ऐसे नहीं होता मेरी जान, हमने होता है, ऐसे नहीं होता यहाँ पे। आपने हाजिरी लगा के बैठना नहीं है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है आपने बैठना है। आपने रजिस्टर्ड क्यों रखा है? तो बायोमेट्रिक कर देना, जो आएगा उसका लग जाएगा। आने और जाने का दोनों का बायोमेट्रिक करना। इनको कहें रजिस्टर रखे, एक MNA नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं, इनको कहें करके दिखाएं, आप हटाएं रजिस्टर, हटाएं बायोमेट्रिक करें, लोग नहीं आएंगे हाउस में। ठीक हो गया। मैं जरा फैसल चौधरी से मौजूद, मैं जरा से पूछना चाहता हूँ कि इस गवाही के ना देने से, इस खातून और हजरत के गवाही बदलने से केस पे क्या असर पड़ेगा? हालांकि मुद्दईयत अब सरकार कहती है हम खुद करेंगे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या फर्क पड़ेगा केस पर फैसल भाई? देखिए डिपेंड करता है कि जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं तफ्तीश के दौरान। एक सेकंड, एक सबूत दिखाऊं? ये वीडियो देख लें, इससे बड़ा कोई सबूत होता है, लेकिन आप वीडियो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है ना? नहीं, वीडियो एडमिसिबल एविडेंस है, वो कानूनी शहादत के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो रिकॉर्डिंग है, और अगर उसको प्रूव होता है कि वो सही रिकॉर्डिंग है तो वो एडमिसिबल एविडेंस है, उस पर सजा। तो और क्या सबूत चाहिए? जी मैंने कहा और अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, अगर आप उस्मान मिर्जा के वकील हों तो आप उनको बचा लेंगे आपके ख्याल में? देखिए इसमें उस्मान मिर्जा के वकील, ये तो प्रिजम्पटरी क्वेश्चन है, मैं तो जब तक फीस ना लूं मैं तो वकील होता नहीं हूँ। तो शुक्र है बयान दे देते हो टीवी पे आके, वरना तुझे अगर कल तो भी कह सकते हो मेरा व्यू चाहिए तो पैसे दे दो जी। नहीं वो ऐसा, इसमें देखिए विक्टिम का जो रिट्रैक्ट कर जाना जो है, वो इसमें एक प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आती है, लेकिन ये मुद्दई जो रियासत, क्योंकि ये जो जुराइम होते हैं ये उसके अगेंस्ट होते हैं रियासत के, इसलिए हर फौजदारी जो कानून है उसमें जो मुकदमा है उसमें आप देखिए कि A वर्सेस सरकार, B वर्सेस स्टेट, वो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये मुकदमे में जो रियासत है वो हर फौजदारी मुकदमे, लेकिन कहते हैं कि अगर जो विक्टिम्स हैं वो साइड पर हो जाए तो मुकदमे से जान निकल जाती है, ये पाकिस्तानी कानून में माना जाता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है काशिफ, दो एस्पेक्ट है ना, एक मॉरल एस्पेक्ट है, एक कानूनी एस्पेक्ट है। जो कानूनी एस्पेक्ट है मुकदमे का, उस पर तो डेफिनेटली अगर विक्टिम रिट्रैक्ट करता है या वो ये कहते हैं जी कि फला ये वाकया जो है ये हुआ नहीं, या उसमें ये फला आदमी शामिल नहीं था, तो उसमें तो फिर जाहिर है उसको कन्विक्शन करने के लिए प्रिंसिपली तो फिर आपको काफी तगड़ा सबूत चाहिए होता है। वो सबूत अगर मौजूद है तो वो तो फिर अदालत जो है वो कर भी सकती है। ये अरशद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, एडवोकेट जनरल साहब, डिप्टी एडवोकेट। फैसल जोशी साहब, जो मोबाइल रिकवर हुआ था उस्मान मिर्जा से, उसका फोरेंसिक जो कि उसी के मोबाइल से वीडियोस हैं, वो एडमिसिबल एविडेंस होगा या नहीं होगा? जी डेफिनेटली होगा, अगर वो फोरेंसिक है। दैट शुड बी इनफ यार, उससे ज्यादा क्या चाहिए उसमें? देखिए ये तो उसमें जो, क्योंकि जाहिर है इसमें चलान मैंने नहीं पढ़ा हुआ है उसमें क्या चाहिए, लेकिन अगर सफिशिएंट मटेरियल है जैसे अरशद कह रहे हैं तो दैट विल बी इनफ टू उस पर पेनलाइज तो किया जा सकता है उनको। मेरे ख्याल में अदालत को जो है ये करना चाहिए। इसमें एक एस्पेक्ट देखिए जो बहुत ज्यादा जरूरी, जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है आप सबकी इजाजत से कि जो अदालतों का अपना भी किरदार है। देखिए इंसाफ की फराहमी वो एक हुकूमत का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अदालत का, इसमें पुलिस का, ये सारा एक मिक्स एंड मैच होता है। प्रोसिक्यूटर भी, वकील भी ले बीच में इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि अदालतें अपने मामलात में मुदाखलत भी नहीं करने देती है। फ्रैंकली अब तो बहुत तगड़े हो गए हैं उन मामलात के ऊपर, वो
जिस तरह के उनको होने चाहिए, यानी ये अगर डे टू डे मुकदमा चलता तो ये आज तक सजा हो चुका होता। इस तरह के और बहुत सारे मुकदमे हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम्स हैं। ये जो डिले होता है ना जी, डिले का काफी इफेक्ट होता है। फॉर वो जाहिर जाफर का मुकदमा वो कितने अरसे से चली जा रहा है, वो कभी दो जी, महीने जाहिर में है, एक पेशी वो है होती या है, अपना वो पता उनके लगेगा 2 मामला- साल बाद कि जज बदल गया तो केस दोबारा से शुरू हो गया। लेकिन बहुत शुक्रिया आप कहने कि अदालतों को ये केसेस, अब अदालत की भी जिम्मेदारी है। काटी कही है बुला लें देने, लेकिन जिम्मेदारी तो सारों की है, फिर किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं। थोड़ी सी क्विकली 2 जुमले, क्योंकि मैं नरसिब भाई से एक और तरफ लेकर जाना नहीं, जरूर अरशद से पूछे। मैंने कल इंटरव्यू किया था यहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद पुलिस को मेरे फॉर चेंज हमें थोड़ा सा उनको देना चाहिए कि उन्होंने इस दफा केसेस बड़े मेहनत की है, उन्होंने अच्छे बनाए, और ये भी ये इस्लामाबाद पुलिस को क्रेडिट दो। कल मैंने उनसे ये सवाल पूछे, उनसे अपने वीलॉग मैंने किया उनके अताउर रहमान साहब के साथ। उनका ये कहना है कि अभी भी हम इनको सजा दिलवा सकते हैं। रीजन क्या है कि इसमें पुलिस जो है वो मुद्दई है, ये लोग मुद्दई नहीं थे, लड़का लड़की नंबर 1। हाँ, लेकिन विक्टिम जब अपनी उससे पीछे आ जाता तो केस कमजोर हो जाता। लेकिन वीडियो इज अ ग्रेट थिंग। 2-3 चीजें बताई उन्होंने कहा, एक तो उनके अपने स्टेटमेंट में मुल्ज़िम मान के दिए हुए नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका फ्रांसिक हमने पंजाब की लैब से करा के इसका वीडियो कहा कि वीडियो असली है। हम इस बुनियाद पर भी सजा दिलवा सकते हैं कि ये जो बंदा है अदालत को बता के जो वीडियो में किसी भी खतून को मार रहा है, ज्यादती कर रहा है, कहते हैं कि ये भी लॉ है जिसके तहत किसी खतून पे टॉर्चर करना, किसी को उस पर स्ट्रिप ऑफ करना भी ये जहन में रखें, ये सजाए मौत करना किसी को, ये सजाए मौत है। सो उनका ये कहना था अताउर रहमान साहब का कि इवन देन कि हम इनको सजा दिलवाएंगे और इस पर सजा इनको होगी। मैं जरा हम कोशिश करते हैं हसन भून साहब से भी बात करने की, अगर उनको भी लाइन पे ले सकें। तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अभी करनी है, मेरा ख्याल ड्राफ्ट हो गई है। मैं मैं 2 प्रेस रिलीज पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। एक सुप्रीम कोर्ट बार की है, क्या हमारी बार सियासी हो गई हैं? 2020 की है ये। Supreme Court Bar Association and member Pakistan Bar Council has strongly condemned the unfortunate incident that took place today outside the NAB office जब मरियम नवाज शरीफ साहबा गई थी at Lahore, when the workers of PMLN who were peacefully protesting against the political victimization of Maryam Nawaz Sharif, leader of PMLN, at the hands of NAB on behest of government, were severely battened charged by the police. ये सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है, political victimization of Maryam Nawaz। पीसफुल पीएमएलएन वाले दिखा थक गए, वट्टे साथ गाड़ियों में भर के लेकर गए थे, नजर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट बार को। आजम नजीर तारड़ साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, कंडेम द पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग हर्डल्स इन होल्डिंग पब्लिक मीटिंग ऑफ पीडीएम scheduled to take place today evening at Gujranwala, as massive crackdown has taken place against political workers of component parties of PDM, especially those of मुस्लिम लीग। यार अभी उनका बाबर अवान साहब जो है ना, वो शायद शो देख रहे हैं आपका, तो उनका एक मैसेज आया इसी पे डिबेट जो हो रही थी। तो बाबर अवान साहब का कि वीडियो जो है ये भी कन्विक्शंस की बेसिस बन सकती हैं, क्योंकि ये जो है वहाँ से ये पुलिस विटनेसेस के जरिए सिक्योर की गई है, और प्लस उन्होंने कहा ये कोलैबोरेशन है, फ्रांसिक पीस ऑफ एविडेंस जो है उसकी बुनियाद पर भी कोलैबोरेशन करके इनको सजा जो है बाबर अवान साहब कह रहे हैं दी जा सकती है। और लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत बड़े, आपको पता है इसके क्राइम केसेस के, वो खुद भी बहुत बड़े वकील हैं, फौजदारी के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं बाबर अवान साहब। तो वो ये कहते हैं सजा दिलवाई जा सकती है। अरशद साहब, अच्छा, आपने जो अब वो जा रहे हैं कि ये ज्यादती है मियां साहब के साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब बार के इसमें मैंने ड्राफ्ट इसका पढ़ा भी है बाकायदा, और इसमें बहुत सारी है, मैं सिर्फ 2 बता रहा हूं आपको, एक बार काउंसिल की और एक सुप्रीम कोर्ट बार की बहुत सारी वजूहत होगी। मेरे ख्याल ये भी प्रेस रिलीज ढूंढने चाहिए कि केसेस इतने सारे पेंडिंग पड़े हैं, वकला को नहीं सर, वो भी है कि रेजोल्यूशन के हम इल्तवा नहीं मांगेंगे। इन्होंने कहा, हुकूमत ने ये कहा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको अब ऑनलाइन मिल जाएगा, तो किसने लीड किया था? इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट। इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट, यानी आपको कौन लीड कर रहा था वकला के जुलूस को कि हमारी कम हो जाती है ना, काफी सारे। उससे आगे चलते हैं, आपको नहीं पता कौन था? ये सारे मसाइल जो है अरशद भाई बताएंगे। एहसन भून साहब के काफ़ी सारे हमारे भी मुश्तरका दोस्त यार हैं, और पूरे शहर में वो सबको पता है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने कि ये पिटीशन क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन है, पेमेंट इसने किसकी करनी है, क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब देना चाहिए कि क्या आज बार इस नहज पे पहुंच गई है, इस जगह पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में ये नहीं चाहते कि कोई सच्चा दयानतदार शख्स आए। एक शख्स जिसने एक दफ़ा झूठ बोला, क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा? कि वो चाहते हैं कि जनाब आप उस तरह की लीडरशिप लाएं जिन पे ठप्पे लगे हों कि ये अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको बददयानत करार दे, झूठा करार दे, को ये करना चाहिए। उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इनको ब्रेक के बाद इसका जवाब करना चाहिए कि बार असल बार काउंसिल
जो मैंने देखा था शरीफ डॉक्ट्राइन इम्प्लीमेंटेशन। शरीफ डॉक्ट्राइन, वो भी बताइएगा ब्रेक के बाद क्या चीज है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद साहब, वो आपको डॉक्ट्राइन की बात कर रहे थे, शरीफ डॉक्ट्राइन। एतजाज एहसन साहब ने बताया कि माशरे के हर तबके, हर सेगमेंट, हर सेक्टर खरीद लो सबको, किसी को BMW दे दो, किसी को कुछ दे दो, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली बुनियादी तौर ये तारीखी तौर पे एतजाज एहसन साहब ने बताया, तो ये अनयूजुअल नहीं है, जो इसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। और आप कोई सेगमेंट इसको, जर्नैल हो, ब्यूरोक्रेट हो, जजेस हो, सहाफ़ी हो, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट है, दैट इज शरीफ डॉक्ट्राइन। और फिर वो पे बैक मांगते हैं। क्विकली इकरार, अदालतों में इंसाफ ना मिले किसी बार काउंसिल को मसला नहीं है। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ ना मिले, उनको बहुत बड़ा मसला है इस बात से। बस वही देखे ना, यही तो वो मिसालें हैं कि जिनसे अल्टीमेटली आप रासिख कर देते हैं अवाम के दिल में एक अकीदे के तौर पे कि भाई जो तगड़ा है उसके साथ सारे लोग खड़े हैं। बस मैं छोटी सी एक वजाहत कर दूं, क्लासा साहब और अरशद भाई जरा चूंकि अशराफिया की बात कर रहे थे, तो मेरा वो टीवी मैकेनिक और पंक्चर वाले के सिर्फ मकसद ये था कि अगर उनको मौका मिलेगा, आप वो पंक्चर वाला जो पंक्चर का मौका नहीं जाने देता, उसको वज़ीर आज़म बना देंगे आप, तो क्या वो कल 1000 आज 10 रुपए की करप्शन कर रहा है, वो कल 10,000 की करप्शन नहीं करेगा, 10,000 अरब की करप्शन नहीं करेगा। तो सिर्फ मौका मिलने का है, जिसको चांस नहीं मिल रहा है वो कर देगा। मैं आखिरी रोक साहब क्विकली क्लोजिंग कमेंट सर, ये इसलिए वकील जो बात इसलिए जाते होते हैं कि हर वजीर आज़म, आपने सुना था ना मियां साहब को आखिरी तकरीर जो उस फोरम पे दी गई थी, और मेरा अपना एक व्यू है इस चीज के ऊपर, जो कि यू मे एग्री डिसएग्री। मियां साहब कन्विक्टेड है, वो इस निजाम को चकमा देकर पाकिस्तान से बाहर गए इन अ वे। आई मीन इफ ही सिटिंग हियर इन पाकिस्तान, हो सकता है वो कहते ठीक हो, उनके साथ ज्यादती की हो, सारे रल गए हों, एस्टैब्लिशमेंट ने सजा दिलवाई, बट यू हैव टू बी हियर, फेस द ये नहीं हो सकता जो क्विकली। सर मैं इसमें सिंपल, आपको याद होगा ये हुकूमतें जो है ना, ये देती हैं पैसे इनको, बार वालों को हमेशा 10 करोड़ 20 करोड़ इनको ग्रांटें मिलती होती हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट्स के हो, ये सारे मिलके इनको जो पैसा मिलता है वहां से मिल रहा है। दूसरी बात, ये मेरे जितने भी वकीला भाई हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, इनकी जमहूरियत उस वक्त खतरे में आती है जब नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में आ जाए, और कोई अपोजिशन में हो, इनकी कभी जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ेगी, कोई सेशन नहीं होंगे। हमारे सहाफियों की भी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। याद है नवाज शरीफ साहब पे बैन लगे हुए थे, तो वो हाई कोर्ट में 30-40 गए थे, उन्होंने रोते हुए गए थे कि भाई साहब तकरीर कर रहे थे सारे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।